आरूढ़ लगन इस लोग हमें कैसे देखते हैं? लोग हमें कैसे देखते हैं, बहुत बढ़िया। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? लोग जैसे देखते हैं देखें। नहीं सर, हमारा पता होना चाहिए कि क्या है, हम काम क्या करते हैं लोगों की नजरों में कैसे। सुनील गुरुजी ने जैसे बताया था कि लोग कहते हैं कि मेरे को बड़ा बिजी समझते हैं, बट मैं इतना बिजी नहीं रहता। दैट इज बिकॉज ऑफ आरूढ़ लगन। जैसे उनका आरूढ़ लगन शो होता है, एंड उससे पता भी लगता है कि हमें कैसे कुछ कुछ अगर गलती है तो हमें कर्म भी थोड़े से सुधार लेने चाहिए। मेरे ख्याल से गुरुजी इतना ही बस मेरे को पता। तो इसको अगर हम लोग शुरू करें तो सबसे पहले बात आती है आत्मा की, जो हम हैं, जिससे हम उत्पन्न हुए। तो आत्मा हमारा व्यक्तित्व है, हमारी सोच है, हमारी आंतरिक शक्ति है। इस तरह से हम बहुत सारी चीजों को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर की आंतरिक घटना है, आंतरिक निर्मिति है, मतलब कि जैसे कि हम बने हैं, नहीं बने हैं। हमारे अंदर का प्रकाश भी लगन है, आत्मा लगन जो भी कह लें। अगर हम लोग लगन की बात करते हैं, अरबी हम लोग आरूढ़ लगन की बात कर रहे हैं, तो लगन की बात करें तो ये हमारे अंदर का प्रकाश है और हमारे अंदर की प्रतिक्रिया है। प्रतिक्रिया मतलब कि जो हमारा अप्रोच है, जो हमारा अप्रोच है जीवन को लेकर, दूसरों को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर, किसी वस्तु को लेकर, किसी परिस्थिति को लेकर, ये कौन तय करता है? ये हमारा लगन तय करता है। अब लगन ने ये तय तो कर दिया, लेकिन क्या जरूरी है कि हमारे अंदर जो घट रहा है, हमारे अंदर से जिस तरह का प्रकाश निकल रहा है, वही प्रकाश लोगों तक पहुंचे? अगर वो प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजर गया, जैसे कोई प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंगों में बट जाता है, इसी तरह हमारे अंदर से जो चीजें निकल रही हैं या हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं, वो हो सकता है लोगों तक पहुंचते पहुंचते बट जाए, कि किसी और रूप में पहुंच जाए। कोई व्यक्ति उसको नीले रंग का ग्रहण करे, कोई उसको हरे का ग्रहण करे, कोई उसको पीले का ग्रहण करे। ये उस व्यक्ति की ग्रहणशीलता पर है। ठीक वैसे ही जैसे अपना बच्चा, अगर छोटा बच्चा अगर खेलते खेलते ग्लास तोड़ देगा तो आप कहेंगे कि बड़ा नटखट है, बड़ा नटखट है, दिन भर घर में उथल पुथल मचाए रखता है। अगर पड़ोसी का बच्चा आके तोड़ देगा तो आप क्या बोलिएगा? आप बोलिएगा कि देखिए कैसे इसके, हमारे पड़ोसी हैं, माँ बाप इसको एटिकेट्स नहीं सिखाए हैं, इसको दूसरे के घर में बिहेव करना नहीं सिखाए। वही कांच का ग्लास अगर आपकी मेड तोड़ दे तो आप उस पर बिफर जाइएगा। काम एक ही है, काम एक ही है, लेकिन आप उसको अलग अलग रूप में, तीनों स्थितियों में आपने उसको अलग अलग प्रकार से ग्रहण किया। वैसे ही हमारा लगन एक है, हमारी प्रतिक्रिया एक है, हमारी सोच एक है, हमारे अंदर से निकलने वाला प्रकाश एक है, लेकिन हर व्यक्ति उसको अलग अलग तरीके से ग्रहण करता है या कर सकता है। एक तो नंबर ये हो गया। हम लोग अभी आरूढ़ लगन पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पहले हम लोग उन परिस्थितियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो आरूढ़ लगन को पैदा करता है, या जिसके लिए आरूढ़ लगन को
देखने की जरूरत। आरूढ़ लगन का संबंध हमेशा हमसे नहीं है, वो समाज से है। आरूढ़ का मतलब रूढ़ का मतलब होता है कि किसी चीज पर बैठना। आरूढ़ का मतलब किसी चीज पर बैठना। तो आरूढ़ मतलब आप हाथी पर बैठे हैं, आप घोड़े पर बैठे हैं, आप रथ पर सवार हैं, आप हवाई जहाज पर सवार हैं, या आप पैदल दर दर की ठोकर खा रहे हैं। आप किस चीज पर बैठे हैं? अब ये किस चीज पर बैठने का मतलब हुआ कि आपको लोग किस रूप में जान रहे हैं, आपको लोग किस रूप में जान रहे हैं। अब जैसे एक बड़ा सिंपल सा बात बताते हैं कि एक बार बचपन की बात है मेरे, तो माँ कहीं गई हुई थी और पापा थे अपना, उनको कहीं शाम में कहीं कुछ कोई पार्टी वार्टी थी, कुछ शादी ब्याह भोज कुछ रहा होगा, जाना था। तो उन्होंने अपना कोई कुर्ता निकाला, पजामा कुर्ता, कोई कुर्ता अपना निकाल लिया और पहन के चले गए। संजोग ऐसा था कि वो कुर्ता यहाँ से उसकी सिलाई खुली हुई। अब वो अपना पहन के चले गए। अब वहां जब पहुंचे तो भाई किसी ने कहा कि देखिए आपका तो यहाँ से फटा हुआ है। तो अब तो पहुंच गए थे, फटा हुआ है, कुछ कर नहीं सकते हैं। तो अब चूंकि वो अपने शहर के बड़े गणमान्य व्यक्ति थे, तो अब देखिए किसी ने ये नहीं समझा कि भाई इसका दो इंटरप्रिटेशन हो सकता है। एक तो कि इस आदमी के पास कुर्ता ही नहीं है, तो उसको फटा हुआ कुर्ता पहन के आना पड़ा। दूसरा इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि भाई या जो हुआ कि भाई भाभी जी नहीं है, ये तो अपना बंडल में से ऐसे निकाले होंगे और जो मिल गया पहन के चल दिए, तो मस्त मौला आदमी है। तो कैसे आपको लोग परसीव कर रहे हैं, यही आरूढ़ लगन का सिद्धांत है। अब इसमें कुछ चीजों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें इंफॉर्मेशन का बहुत महत्व है। जैसे हम लोग के दिमाग में एक छवि क्या बनी हुई है कि अक्षय कुमार बड़ा एक्सरसाइज करने वाला आदमी है, बड़ा सात्विक लाइफ लीड करने वाला आदमी है, टाइम से उठता है, टाइम से सोता है, अटर पटर खाना नहीं खाता है, शराब दारू से परहेज करता होगा, या कोई दारूबाज नहीं है, थोड़ा बहुत सोशल ड्रिंकिंग लिया तो लिया, और सामाजिक टाइप का आदमी होगा, फैमिली मैन होगा। तो ये बात ना हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, ना हम में से कोई जानता है, लेकिन फिर भी इस चीज को मानते हैं। क्यों फिर भी इस चीज को मानते हैं? क्योंकि हमारे पास ऐसा इंफॉर्मेशन आया और उस इंफॉर्मेशन के आधार पर उस व्यक्ति की एक छवि बन गई। अब ये जो छवि बनी, ये जो इमेज क्रिएट हुआ, वो उसकी पर्सनालिटी को इनहेंस कर देगा, और जब उसकी पर्सनालिटी को इनहेंस करेगा तो उसको सम्मान मिलेगा, और उसको जब सम्मान मिलेगा तो उसको जीवन में सफलता मिलेगी। उसकी अगर किसी व्यक्ति के बारे मतलब जैसे अगर हम बात करें तो अमिताभ बच्चन का जो फ्लॉप फिल्म होता था
जो फ्लॉप फिल्म होता था वो भी अच्छे अच्छे बॉक्स ऑफिस हिट फिल्म से ज्यादा कमा जाता था। उसका फ्लॉप जो होता था वो उसका अपना जो फिल्म का पैरामीटर था उसमें वो फ्लॉप होता था। ऐसा नहीं है कि तूफान हो या जादूगर हो वो वो मैंने उसमें लोग नहीं जाते थे देखने। हाँ ऑफ कोर्स शोले जितना नहीं गए, तो वो शोले के या जंजीर के या फलाने फिल्म के इसमें वो फ्लॉप रहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक फ्लॉप और हिट का जो एक नॉर्मल पैरामीटर है बॉक्स ऑफिस का उसके हिसाब से वो फ्लॉप हुआ, ऐसा नहीं हुआ। तो जब उसकी छवि अच्छी है तो आपने क्या देखा कि भाई अक्षय कुमार प्रधानमंत्री का भी ये कर रहा है, अक्षय कुमार देशभक्ति की मूवी में भी आ जाता है। तो हो सकता है उसकी कोई खराब मूवी भी आए तो एक बार आप जाके उसको देख लेंगे, या आप देखने की कोशिश करेंगे, या आप चर्चा करेंगे, या आप लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि भाई ये कैसी मूवी है। तो जो इमेज बनता है आरूढ़ लगन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो इमेज बनता है जनता में वो इमेज उसकी पर्सनालिटी से जुड़ जाता है, वो उसको सफलता की ओर ले जाता है। यही क्या होता है, आपकी जो छवि है वो आपके व्यक्तित्व से जुड़ती है, ये आपको सफलता या असफलता की ओर ले जाती है। अब नॉट टू नेम एनीवन, हम लोग पॉलिटिकल फिगर को नाम नहीं करेंगे। अब अगर इंफॉर्मेशन के माध्यम से अभी एक क्लिप आप लोगों तक पहुंच रहा होगा कि गांधी जी को देखिए, हमेशा 4 औरतें उनके साथ रहती थी, हमेशा 3-4 औरतें उनके साथ रहती थी। और मोहन भागवत के साथ देखिए, क्या कभी एक भी औरत की फोटो या एक भी औरत को आपने उनके साथ देखा? ये एक सज्जन बोल रहे थे महिला कांग्रेस महिला सम्मेलन में। ऑफ कोर्स इसका संदर्भ आगे, इस लाइन के आगे पीछे का संदर्भ कुछ और होगा। मैंने पूरा इसके आगे मुझे भी नहीं मिला, तो न मैंने कोशिश की इसके पूरे आगे को जानने की या सुनने की। अदरवाइज तो किसी को बोलते तो न्यूज चैनल से भेज ही देता। लेकिन वट मुझे क्या लगा कि इसके संदर्भ में ये होगा कि देखिए भाई, मतलब गांधी साथ रहे, उनके विकास की बात की है, और ये मोहन भागवत जी को महिलाओं से कोई मतलब नहीं है, मतलब ये आधी आबादी की तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। मोर और लेस संदर्भ यही रहा होगा। लेकिन सब लोगों के पास क्लिप क्या पहुंच रहा है, बहुत लोगों ने सुना होगा कि गांधी जी को देखिए 4-4 महिलाओं के साथ रहते थे, बिना महिलाओं के रहते ही नहीं थे। और क्या मोहन भागवत को आपने कभी देखा है? तो अब उस व्यक्ति की, अब जिस व्यक्ति ने ये बोला, कांग्रेस के राजकुमार की छवि क्या बन रही है? या आलू और सोने वाली बात कर लीजिए, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा। हम लोग उसके कंटेक्स्ट की नहीं बात कर रहे हैं। जो इंफॉर्मेशन पहुंचा लाखों करोड़ों लोगों तक, तो बस यही क्लिप पहुंचा। अब वो साजिशन पहुंचाया गया, प्लानिंग के साथ पहुंचाया गया, क्या हुआ नहीं हुआ हम लोग उस पर भी चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग उसके सिर्फ एंड रिजल्ट पे अभी बात कर रहे हैं, आरूढ़ लगन को समझने के लिए। तो अब ये क्लिप अगर किसी के पास, जिसके पास पहुंचा, उसके प्रति या उसके मन में उस व्यक्ति के प्रति क्या भावना बनेगी? ये आदमी बकलोल है, एक सिंपल नॉर्मल वर्ड में। मैंने किसी के प्रति किसी दुर्भावना से मैं नहीं बोल रहा हूं, एक यही छवि बनेगी। तो छवि जो बनती है
छवि जो बनती है वो आपके पर्सनालिटी के साथ जुड़ जाती है और वो आपके जीवन में सफलता और असफलता के मायने को तय करती है। आरूढ़ मतलब किसी चीज पर सवार होना। अब मान लीजिए मैं फॉर्च्यूनर पर सवार होके लक्ष्मी जी के पास पहुंचूंगा और बोलूंगा लक्ष्मी जी मुझे 1,00,000 रुपए की जरूरत है, बहुत जरूरत है। लक्ष्मी जी के पास नहीं भी होगा तो वो अपने अड़ोसी पड़ोसी से इंतजाम करके देंगे कि भाई ये आदमी फॉर्च्यूनर पे आया है, इसको मैं कैसे मना करूं। लेकिन वही मैं अगर चप्पल फटकारते हुए फटे हाल मैं अगर इनके घर पे पहुंचूंगा कि मुझे 1,000 रुपए की जरूरत है और इनके पास होगा भी, तो ये मुझे हो सकता है कि दया करके 100 रुपया दे दें कि भाई अभी इतना ही है, बाकी होगा तो हम फोन करके बुला लेंगे। मतलब आप जिस चीज पर आरूढ़ हैं, आप जिस चीज पर बैठे हुए हैं, आप जिस चीज पर आरूढ़ हैं, आप जिस चीज पर बैठे हुए हैं, सम्मान उस चीज का है। जैसे कहते हैं ना कि सम्मान पद का होता है, व्यक्ति का नहीं होता है। भाई प्रधानमंत्री की कुर्सी पे जो बैठेगा तिरंगा वही फहराएगा लाल किला पे। आप उसको चाहें, आप उसको न चाहें, आपने उसको वोट दिया हो, आपने उसको वोट नहीं दिया हो, कुर्सी पर जो बैठ गया पीएम के वही तिरंगा फहराएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक वैसे ही अगर हाथी पर सवार होकर कोई व्यक्ति कर्जा मांगने जाएगा, उसको कर्जा देने वाला अपने आप को सम्मानित महसूस करेगा कि देखिए राजा साहब हमसे कुछ मांगने आए हैं। 50 साल तक वो ये गीत वो गाते रहेगा कि फलाना राजा साहब को जब जरूरत पड़ा हमसे पैसा मांगने आए थे, और वही कोई दूसरा आदमी जाए। तो आप जिस चीज पर बैठते हैं, आप जिस चीज पर बैठते हैं, वहीं से जनता आपको, उसी रूप में जनता आपको देखती है। जनता ने आपको पॉजिटिव रूप में देखा, जनता ने आपको पॉजिटिव रूप में देखा तो आपके इमेज में, आपके व्यक्तित्व में, आपके हर चीज में बढ़ोतरी होगी। जनता ने आपको निगेटिव रूप में देखा, जनता ने आपको निगेटिव रूप में देखा तो हर चीज में गिरावट होगी। जैसे बहुत बार हमारे अड़ोस पड़ोस में क्या होता है, कोई मान लीजिए बूढ़ी है, चाची है, काकी है, जो हम लोग नॉर्मल रिश्तों में बोलते हैं, बहुत पूजा करती हैं, रोज मंदिर जाती हैं, लेकिन उनके बारे प्रचलित क्या होता है कि तो बड़ा नाटकबाज है, इनका ये पूजा धर्म सब ढोंग है। ऐसा होता है, ऐसा मिल जाता है अड़ोस पड़ोस में ऐसा। अब मैं उस सोसाइटी की बात नहीं कर रहा हूं जहां की अगल बगल के दरवाजा में कोई मतलब ही नहीं है। अदरवाइज ऐसे कि फलना चाची तो बहुत पूजा करती हैं, लेकिन वो तो एकदम मन से कपटी है। भाई मन तो किसी ने देखा नहीं, किसी ने अपना मन भी नहीं देखा, तो भाई फलाना काकी का मन आप कैसे देख लीजिएगा। लेकिन किन्हीं कारणों से ये तय हो गया कि फलाना काकी तो कपटी हैं और
किन्हीं के बारे में पता चला वो न मंदिर जाती हैं, न पूजा करती हैं, न कुछ करती हैं, लेकिन हो जाता है कि ये तो बिमला चाची तो बहुत पवित्र आत्मा है, बिमला चाची तो बहुत पवित्र आत्मा है। ये सब बातें आप अपने परिवार में भी देख सकते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली में, आप अपने पड़ोस में भी देख सकते हैं, आप अपने सोशल सर्कल में देख सकते हैं, मित्रों के सर्कल में देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं, और हर जगह ये होता है। विमला चाची न मंदिर जाती हैं, न पूजा करती हैं, न उपवास करती हैं, लेकिन विमला चाची बहुत पवित्र आत्मा है, संत प्रकृति की है विमला चाची। और कमला चाची सब काम करती हैं, लेकिन बड़ी दुष्ट आत्मा है। तो ये जो छवि बनी, ये छवि आपके आरूढ़ लगन से बनती है। इसलिए आरूढ़ लगन बहुत 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 जरूरी है। इसके अलावा हम समाज से हर चीज से जुड़े होते हैं, अपनी जरूरतों के लिए, जरूरत मतलब फिजिकल जरूरत और इमोशनल जरूरत, दोनों ही जरूरतों के लिए हम समाज से जुड़े हैं। फिजिकल नीड तो सबको समझ में आता है भाई, खाना पानी ना हम अकेले पैदा कर सकते हैं, ना हम अकेले अन्न उगा सकते हैं, ना हम अकेले मकान बना सकते हैं, ना अकेले पढ़ाई कर सकते हैं, ना अकेले कपड़ा बना सकते हैं। तो ऑल फिजिकल नीड्स इज फुलफिल्ड बाय आवर सोसाइटी। दूसरा, हम अपने इमोशनल जरूरत के लिए भी समाज से जुड़े हैं। अब इमोशनल जरूरत में मान लीजिए हमको स्पाउस चाहिए, समाज से मिलेगा, माँ बाप चाहिए, समाज से मिलेगा। ये इमोशनल जरूरत का बाहरी फॉर्म हो गया। अब इमोशनल जरूरत के आंतरिक फॉर्म में आई है। मैंने बहुत धन कमा लिया, मैंने बहुत धन कमा लिया, या मैं बहुत विद्वान बन गया, इसका पैमाना क्या है? मैं बहुत धनी हूं, इसका पैमाना ही यही है कि मेरे आसपास के लोग थोड़े कम धनी हैं, तभी तो मेरा वो ईगो सेटिस्फाई होगा कि मैं ज्यादा धनी हूं। भाई छोटे शहर में जो आदमी बड़ा होता है, दिल्ली में आके वो किस वीराने में खोता है पता ही नहीं चलता है। छोटे शहर में मैं भी फलाना बाबू का बेटा था, अब दिल्ली जब पढ़ने आए तो पता ही नहीं चला कि यहाँ पता चला कि हर आदमी फलाने बाबू का बेटा है, और फलाने बाबू को कोई पूछ ही नहीं रहा है, कोई अस्तित्व ही नहीं है फलाने बाबू का। तो ये एक रिलेटिव टर्म है, ये एक रिलेटिव टर्म है। तो आपको आपके अहं की पुष्टि कब होगी? जब आपका धन आपके आसपास के लोगों के धन से ज्यादा है, तभी आप धनी हैं, तभी आपके अंदर उस धन का सुख है, आप में विद्युता का सुख कब मिलेगा? जब आपको लगेगा कि अच्छे बाकी लोग जो हैं मैं उनसे ज्यादा विद्वान हूं, ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, ज्यादा बुद्धिमान हूं। नहीं तो फिर एक जो कहावत है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। भाई आपको 50 करोड़ रुपया दे दिया जाए और जंगल में छोड़ दिया जाए, कोई देख ही नहीं पाएगा कि आपके पास 50 करोड़ है या 100 करोड़ है या 1 करोड़ है या 1 पैसा नहीं है। जब कोई देख ही नहीं पाएगा तो आपके मन को आनंद ही नहीं मिलेगा। तो अपने मन की आंतरिक जरूरतों के लिए भी, अपने मन की आंतरिक जरूरतों के लिए भी
या कहें कि मन के अहंग की तुष्टि के लिए भी आपको समाज पर ही निर्भर रहना है। मन के आंतरिक जरूरत की पुष्टि तुष्टि के लिए भी आपको समाज पर ही निर्भर रहना है। हम लोग उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जो मन से ऊपर उठ चुके होते हैं, जो समाधि में चले गए हैं। ये बात उनके लिए नहीं है, ये बात हम जैसे लोगों के लिए है जो बैठकर क्लास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आरूढ़ लगन यही तय करता है कि समाज के द्वारा आप कैसे देखे जा रहे हैं और समाज में आपकी क्या स्थिति है। बहुत लोग को गांव में खासकर, अब तो सिस्टम चेंज हो गया है, आप देखिएगा कि कर्जा नहीं मिलता है, मदद नहीं मिलती है। किसी व्यक्ति की मृत्यु होगी, पता चला कि 4 आदमी कंधा देने को नहीं आएंगे। किसी की मृत्यु होगी, पता चलेगा कि आसपास के 5 गांव उमड़ के आ जाएंगे। क्यों? अब मरने के बाद तो वो व्यक्ति कुछ करने वाला नहीं है, लेकिन उसका आरूढ़ है जो इतने लोगों को खींच कर लाता है या किसी को भी नहीं आने देता है। तो आरूढ़ लगन जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आरूढ़ लगन बनाते कैसे हैं, आज हम लोग इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। सबके पास अपनी कुंडली है, सबके पास अपनी कुंडली है। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल, कोई एक व्यक्ति अपना लगन बताइए, उससे क्लैरिटी आएगी और बाकी सब लोग अपना देखेंगे। जिनको कंफ्यूजन होगा फिर हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। लक्ष्मी जी, आपकी कुंडली आपके पास? जी जी है सर। बताइए कौन से लगन की है? मिथुन लगन। मिथुन लगन की है, ठीक है। लग्नेश कहाँ पर है? लग्नेश सर 6 हाउस में, 8th राशि में। 6th हाउस में, यहाँ पे मरकरी हो गए, ठीक है। जी सर। ठीक है, अब ये बताइए कि लगन से लग्नेश की दूरी कितनी हो गई? 6। अब इस 6 से, अब जहां पे लग्नेश बैठे हुए हैं वहां से फिर 6 गिनिए, कहाँ पहुंचिएगा? 11th। तो ये आपका आरूढ़ AL में लिख रहा हूं, आरूढ़ लगन हो गया। अब ठीक है जी। अब यहाँ पे राशि कौन सी होगी? यहाँ पे राशि 1 नंबर की राशि होगी। जी सर। ठीक है, अब क्या करना है कि इसको उठा के, इसको रोटेट करके आपने बना दिया 1st हाउस। ठीक है जी। मतलब आरूढ़ लगन जो आपका बना, आरूढ़ लगन की जो कुंडली बनी वो मेष लगन की बनी। ठीक, और सारे ग्रह वैसे ही हैं जैसे कि राशि कुंडली में थे। जिन राशियों में ग्रह थे उन्हीं राशियों में रहेंगे। क्लियर? जी। नहीं, आप बड़ा धीरे से जी बोल रहे हैं, जोर से बोल। नहीं सर, आपने जैसा कहा कि सर मंगल को 11th हाउस को लाके हम लोग केंद्र में फर्स्ट हाउस में फर्स्ट में ला देते हैं, तो यहाँ से सर जो मिथुन लग्न है वो तो हट जाएगा ना? हट गया। तो अब तो देखिए, ये तो आपका D1 चार्ट है, ठीक है जी। ये तो जीवन में हमेशा रहेगा। ठीक सर। अब हम लोग इसी D1 से क्या बना रहे हैं? आरूढ़ लगन बना रहे हैं। ठीक सर।
जितनी भी चार्ट बनते हैं, कोई भी डिविजनल चार्ट हो, आरूढ़ लगन हो, इंदु लगन हो, ठीक है, या डिविजनल चार्ट हो या कारकांश लगन हो, कुछ भी जो बनता है सब निकलता किससे? D1 से ही निकलता है। तो D1 तो अपने जगह पे स्थिर है जी। उसको आपने साइड में रख दिया। अब आपने उससे बनाया आरूढ़ लगन, ठीक है। जी। अब आरूढ़ लगन जो बनाया, तो जहां पर आरूढ़ आपका पहुंचा, वो रुकिए मैं थोड़ा सा और मेहनत कर दूं तो आप लोगों को सारा क्लियर हो जाएगा। मैं 2 कुंडली बना देता हूं, ठीक है। तीन, 4, 5, 6, 7, यहाँ मरकरी हो गया 9, 10, 11, 12, 1, 2, ठीक है। अब हम लोग एक दूसरी कुंडली बनाते हैं अलग रंग से। देखिए ऐसा है ना, कर्म का फल जीवन में हमेशा मिलता है। मैं आर्ट का जब एग्जाम होता था, तीसरा चौथा तक होता होगा, 5वां तक पता नहीं, हम लोग को तो होता था, तीसरा चौथा 5वां तक होता था। तो ऐसे तो मैं क्लास में टॉपर था, लेकिन आर्ट के एग्जाम में मैं चोरी कर लेता था, आगे पीछे की हिस्से बनवा लेता था, ठीक है। या नहीं किए तो सबसे कम नंबर आता था, कभी कभी फेल भी कर जाते थे। तो वही भगवान अब ये लाइन खिंचवा रहे हैं, क्या कीजिएगा। अब बताइए इसमें प्लैनेट आपके कहाँ कहाँ है ओरिजिनल कुंडली में? सर फर्स्ट हाउस में शनि केतु। फर्स्ट हाउस में शनि केतु। सब लोग ध्यान से देखिए, अपनी अपनी कुंडली भी बनाइए। हाँ। फिफ्थ हाउस में शुक्र। फिफ्थ हाउस में वीनस। सर 6 में तो मरकरी हो गया। 6 में मरकरी हो गया, ठीक है। और सर 7th में भी, सर 7th नहीं सर, ये मिस्टेक हो गई, 5th हाउस में सूर्य है। 5th हाउस में सूर्य है। फिफ्थ हाउस में सूर्य है, चलिए। सर 7th हाउस में वीनस और राहु। वीनस और राहु, ठीक है। और 8th हाउस में जुपिटर। जुपिटर। 9th हाउस में मून। मून। और फर्स्ट हाउस में मंगल, यानी 11th हाउस में मंगल। यहाँ पर मंगल, ये मंगल स्वराशि के हैं, ठीक है। अब विजय जी आप बताएं कि ये लग्नेश इनका लगन से कितना दूर है? 6। अब 6 से 6 गिनने पे हम लोग कहाँ पहुंचेंगे? 11। तो यहाँ पहुंच गए। हाँ। अब इसको, ये क्या हो गया? ये हो गया आरूढ़ लगन की स्थिति हो गई, ठीक है। यस सर। अब इसको हम लोगों ने क्या कर दिया? अब इसको हम लोगों ने 1 नंबर यहाँ बैठा दिया, ठीक है। और 1 नंबर में ये मैंने लिख दिया ऊपर D1 चार्ट, और ये लिख दिया आरूढ़ लगन चार्ट, ठीक है। अब यहाँ पर एक पहली राशि में मंगल है, तो मैंने मंगल लिख दिया, ठीक है। दूसरी राशि में कुछ नहीं है। तीसरी राशि में शनि है और केतु है, ठीक है। चौथी में कुछ नहीं है। पांचवी राशि में कुछ नहीं है। छठी राशि में कुछ नहीं है।
7वीं राशि में सूर्य है, 8वीं राशि में मरकरी है, 9वीं राशि में वीनस और राहु है, 10वीं राशि में जुपिटर है, 11वीं राशि में चंद्रमा है और 12वीं राशि में कुछ नहीं है। ठीक है, जी सर। सिर्फ मैंने क्या किया कि ये आरूढ़ लगन की जो राशि निकली, इस राशि को उठा के मैंने यहां रख दिया और जिस राशि में जो ग्रह यहां पर थे, यहां पर जिस राशि में जो ग्रह थे उसी को मैंने यहां पर पोस्ट कर दिया। अब ये बन गया आपका आरूढ़ लगन। ठीक है, जी सर, क्लियर है। किसी को कोई कंफ्यूजन कि आरूढ़ लगन बनेगा कैसे? सब लोग बता दीजिए एक बार। यस सर, इनका तो 1 मेष था, चलो 1 पे ही था, आरूढ़ लगन बनता है। सो लाइक मेरा जहाँ पे बन रहा है वहां 2 है, सो स्टिल विल ब्रिंग इट टू 2 मतलब क्या? इनका जैसे नंबर 1 था वहां पे मेष राशि था। आपका ये बताइए, आपका लगन क्या है? मेरा लगन कन्या 6 नंबर पे, आपका लगन कन्या, ठीक है। और बुध बैठे हैं 11th हाउस में। आपका लगन कन्या, 6 नंबर, बुध बैठे हैं 11th हाउस। हाँ जी, ठीक है, 11th हाउस में राशि कौन सी आ गई? 4 नंबर की राशि आ गई। हाँ जी, ठीक है, अब 11th से तो बुध लग्नेश लगन से कितने घर दूर है? 11 हाउस। 11 हाउस। अब यहां से आप 11 हाउस आगे गिनिए, कहां पहुंचिएगा? 9th हाउस में। 9th हाउस में कौन सी राशि है? राशि तो वीनस है, लेकिन यहाँ पे मून है। राशि बताइए क्या है? वीनस, शुक्र। शुक्र राशि नहीं होती है। ओ अच्छा, सॉरी, राशि एक मिनट, वृष है सर। वृष 2 नंबर की राशि है। हाँ जी, वृष है। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, बगल में एक कुंडली बनाइए। हाँ जी, बनाई, बना ली। बना ली। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, लगन में लिख दीजिए इसके 2 नंबर। ओके, ये फिर इधर पूरा आपने बना लिया, यहाँ हाँ 3 4 ऐसे करके। ठीक है, ठीक है, अब जिस राशि में हाँ जो जी, ग्रह जीवन चार्ट में है, जैसे यहाँ बुध क्या है, 4थे नंबर में है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया मरकरी। अच्छा, जो ओके, ग्रह जिस राशि में D1 चार्ट में है, उस ग्रह को उधर उसी डाल, राशि में यहाँ पोस्ट कर देना है। ओके, वेरी सिंपल, समझ आ गया सर, यही कंफ्यूजन था। फाइन, थैंक यू। और किसी को? अब इसमें एक खास नियम है। अब इसमें एक खास नियम है जिसको हम लोग जानेंगे। मान लीजिए किसी का लगन मतलब नियम क्या हुआ? नियम ये हुआ कि लग्नेश लगन से जितना घर दूर है, लग्नेश लगन से जितना घर दूर है, लग्नेश से उतना ही घर आगे चलना है, और जिस घर में पहुंचे
वो घर आपका, वो राशि आपकी आरूढ़ लगन की राशि बन गई। अब वो राशि आपके फर्स्ट हाउस में आपने पोस्ट कर दिया उसको, बाकी उस राशि के हिसाब से आपने बना लिया, कुंडली बना ली, और D1 में जो ग्रह जिस राशि में है, D1 में जो ग्रह जिस राशि में है उस राशि में उसको डाल दिया। ठीक, अब इसके कुछ विशेष नियम है। अगर किसी का, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 8 नंबर लिखा, ये कोई भी राशि हो सकती है, राशि की बात नहीं करनी है। मान लीजिए मंगल यहीं पे है, मंगल यहीं पर है, तो अब लग्नेश लगन से कितना घर दूर हुआ? 1 घर दूर हुआ। तो ये कहां बनेगा? क्या निकाल रहे हैं हम लोग? आरूढ़ लगन, फर्स्ट हाउस ही बनेगा। इस नियम के हिसाब से यही होगा। लेकिन फर्स्ट हाउस और 7th हाउस कभी भी आरूढ़ लगन नहीं बनता है। फर्स्ट हाउस और 7th हाउस कभी भी आरूढ़ लगन नहीं बनेगा, इसको याद रखना है। तो अब इसकी गणना कैसे करेंगे? पहली बात तो कि ये क्यों नहीं बनेगा? इसलिए कि जहां पर आप बैठे हैं, आरूढ़ लगन मतलब क्या है? ये आईने में बनने वाली आपकी छवि है, ये आपकी छवि है जो जनता के बीच बन रही है। आरूढ़ लगन आपकी छवि है जो जनता के बीच बन रही है। जनता किस तरह से आपको देख रही है, तो जहां पर आप हैं, जहां पर आप हैं वहां पर आप हैं, वहां तो वो आप ही को देख रही है, आपकी छवि तो उसके अंदर बन नहीं पा रही है। इसलिए फर्स्ट हाउस आरूढ़ लगन नहीं बनेगा। 7th हाउस क्यों नहीं बनेगा? 7th हाउस इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि वो 8वें से, वो पहले से ठीक सामने वाला भाव है, वो पहले से ठीक सामने वाला भाव है, तो वहां पर आपकी छवि एकदम बराबर बनती है। ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि वो आप हैं या वो आपकी छवि है। जैसे जैसे अभी फॉर एन एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, मैंने एक छोटा सा पपी लाया है और मेरी बेटी कथक डांस करती है। उसने रूम में नीचे से ऊपर तक बहुत बड़ा शीशा लगाए हुए है, तो जब भी वो उस रूम में जाता है तो देखता है कि सामने एक कुत्ता है और वो भूखना शुरू करता है। मतलब ठीक सामने आप पता नहीं लगा सकते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। इसलिए 7th हाउस भी आरूढ़ लगन नहीं बनता है। अब स्थिति आती है कि फर्स्ट हाउस अगर फर्स्ट हाउस लगन का स्वामी अगर लगन में है तो कौन सा हाउस बनेगा? यहां से 10 चलना है, 10th हाउस आरूढ़ लगन बनेगा। लगन का स्वामी अगर लगन में है तो 10th हाउस आरूढ़ लगन बना। इसमें 3-4 स्थितियां होंगी, केंद्र को लेकर ये सब नियम है। अगर 4th हाउस में अगर लग्नेश है तो नियम के अनुसार आरूढ़ लगन कौन सा बनेगा? बताइए।
7th सर। 7। नियम के अनुसार 4th हाउस अगर में लगन है तो यहां से चौथा 7 आता है, लेकिन 7 नहीं बनेगा। अब क्या करेंगे, यहां से 10 गिनेंगे तो वापस हम 4 पे पहुंचेंगे। तो अगर 4th हाउस में लगन है, लग्नेश है, तो 4th हाउस ही आरूढ़ लगन बनेगा। 1st हाउस में लग्नेश है, नोट कीजिए इसको, 1st हाउस में लग्नेश है, आरूढ़ लगन 10th हाउस। 4th हाउस में लग्नेश है, आरूढ़ लगन 4th हाउस। अब मान लीजिए 7th हाउस में लग्नेश है, तो आरूढ़ लगन कौन सा बनेगा नियम के हिसाब से? सेकंड हाउस। नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 फर्स्ट हाउस। 1st हाउस बनेगा, लेकिन 1st हाउस नहीं बनेगा तो फिर यहां से 10 गिनेंगे, 10th हाउस में पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगर 7th हाउस में लग्नेश है तो 10th हाउस आरूढ़ लगन बनेगा। अब अगर 10th हाउस में लग्नेश है तो नियम के हिसाब से कौन सा हाउस बनेगा आरूढ़ लगन? 7th हाउस। 7th हाउस। 7th हाउस बनेगा, लेकिन 7th हाउस नहीं बन सकता है। फिर यहां से 10 गिनेंगे तो हम 4th हाउस पे पहुंच जाएंगे। 10 क्यों गिनेंगे? 10 इसलिए गिनेंगे कि एक शब्द होता है केंद्रीय प्रभाव। केंद्रीय प्रभाव, केंद्र में, लगन से केंद्र में या किसी भी ग्रह से केंद्र में जो भी भाव होते हैं या जो भी ग्रह होते हैं वो उसको बल प्रदान करते हैं, और सबसे ज्यादा बल 10वां भाव से मिलता है। तो 10वें भाव में उसकी सबसे सही छवि बनेगी, इसलिए 10 गिनते हैं। सर प्रोफेशन के हिसाब से ही छवि बन जाएगी मतलब। हाँ, तो 1st हाउस में लगन है 10th हाउस, 4th हाउस में लगन है 4th हाउस, 7th हाउस में लगन है 10th हाउस, 10th हाउस में लगन है 4th हाउस। बाकी जितने भी भाव हैं उसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अगर 12वें में लगन है, अगर यहाँ पे लगन लॉर्ड है, तो लक्ष्मी जी बताइए कहाँ कौन सा भाव बनेगा? 12 से 12। 11। वेरी गुड। अगर निशि जी आप बताइए, अगर 5th में यहाँ पे लगन लॉर्ड है तो कौन सा भाव बनेगा आरूढ़ लगन? रेणु जी आप बताएं। अगर 5th हाउस में लगन लॉर्ड है तो कौन सा भाव बनेगा? 9। 9। वेरी गुड। तो अब किसी को कंफ्यूजन है इसमें समझने में? सर एक बार केंद्र वाला दोबारा बता दीजिए। बता देते हैं। हाँ प्रियंका जी आप बताएं, कुछ पूछना चाह रही हैं आप? सर हमने देखा है कि आरूढ़ लगन तो चेंज हो जाएगा ना टाइम के बाद, मतलब इमेज हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी किसी पर्सन की, जैसे बचपन में बड़े में बिल्कुल। हाँ। तो बट आरूढ़ लगन तो सेम ही बना। आरूढ़ लगन सेम बनेगा, दिख रहा है तो चेंज नहीं होंगे, वो तो आरूढ़ लगन सेम बनेगा,
जीवन में कुंडली जब भी बनेगी तो वो सेम रहेगी। कुंडली भी जैसे आपकी बनी तो वो सेम बनी, वो कुंडली कभी बदलेगी नहीं, लेकिन आपका जीवन बदलते रहेगा। Exactly. लेकिन आपका जीवन बदलते रहेगा क्योंकि जीवन में आपकी दशाएं अलग अलग रूप में आते रहे। दशाएं किनकी आएगी? दशाएं अंतर दशाएं ग्रहों की आएंगी। वही दशा और वही ग्रह आरूढ़ लगन में भी हैं, वही ग्रह आरूढ़ लगन के भी लॉर्ड बन रहे हैं, वही ग्रह आरूढ़ लगन में भी कोई योग बना रहे हैं। ठीक है, तो आरूढ़ लगन में ग्रहों को कैसे समझते हैं, आरूढ़ लगन में कौन से ग्रह कहां पर हैं, उनका रोल क्या है, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज हम लोग इस मैथमेटिक्स पे आरूढ़ लगन की जरूरत, इसकी महत्ता और इसके मैथमेटिक्स पे चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी कोई पूछ रहा था कुछ? सर जैसे लगनेश लगन में ही है तो आरूढ़ लगन 10th हाउस होगा, आरूढ़ लगन 10th हाउस होगा। और लगनेश देखिए, पहला नियम कि फर्स्ट हाउस और 7th हाउस कभी भी आरूढ़ लगन नहीं बनेगा। हाँ जी, ठीक। हाँ जी। दूसरा ये कि अगर पहले वाले नियम से कि लग्नेश जहां पर है वहां से उतना ही घर गिनेंगे, ये पहला नियम हो गया। पहले वाले नियम से अगर हम फर्स्ट या 7th में पहुंचते हैं तो वहां से 10 घर गिनेंगे और जहां पहुंचेंगे वो आरूढ़ लगन बनेगा। जैसे लगन में है, लगन में है तो पहले नियम से वो लगन ही हो गया आरूढ़ लगन, लेकिन ये बनेगा नहीं तो वहां से 10 गिनेंगे, 10वां भाव पहुंच गए। तो लगन अगर फर्स्ट हाउस में है तो 10th हाउस आरूढ़ लगन हो गया। ठीक है। लगन अगर 4th हाउस में है तो 4 से 4 गिनेंगे, कहां पहुंचेंगे? 7th हाउस। ये नहीं बन सकता है तो यहां से 10 गिनेंगे, वापस कहां पहुंचेंगे? चौथे में। ठीक है, तो चौथा भाव हो गया। 7वें में अगर लगन है, लग्नेश है, तो 7 से 7 गिनेंगे, कहां पहुंचेंगे? फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस नहीं बन सकता है, यहां से फिर हम 10 गिनेंगे, पहुंच जाएंगे 10th हाउस में। ठीक, अब चौथा ये लगन 10th हाउस में है तो 10 में है तो यहां से 10 गिनेंगे, कहां पहुंचेंगे? 7th में। ठीक है, 7th में पहुंचे। अब 7th तो बनेगा नहीं तो यहां से फिर 10 गिनेंगे और पहुंच जाएंगे कहां पर? चौथे में। अब किसी को इसमें कंफ्यूजन है? मानसी जी, निशी जी, पूजा जी? नो सर, ठीक है अभी। ठीक है। सर मेरा क्वेश्चन है। हाँ सर मेरा वृषभ लगन है, हाँ, तो उसमें शुक्रदेव 6 हाउस में बैठे हैं ठीक है, 7th राशि में, तो 6 से 6 11th हो गया, ठीक है। तो 12, तो जुपिटर मेरा आरूढ़ लगन हो गया। जुपिटर नहीं हुआ आरूढ़ लगन, वो 12 राशि नंबर। हुई, हाँ, राशि 12 हुई। नंबर, 12 नंबर। हाँ, तो बाद में 12 का कुंडली बनाया तो उसके हिसाब से वो प्लैनेट एडजस्ट किया, तो वो प्लैनेट का असर क्या आएगा आरूढ़ लगन में? जो वो कल हम लोग बात करेंगे ना, वो बात हम लोग कल, मैंने तो बोला ही कि हाँ। आज पहले हम लोग कैलकुलेशन को क्लियर कर लें, आरूढ़ लगन क्या है, इसकी जरूरत क्यों है, इसको हम लोग क्लियर कर लें।
प्लैनेट जो जहां बैठ रहे हैं, केंद्र में बैठ रहे हैं, त्रिकोण में बैठ रहे हैं, 7th हाउस में बैठ रहे हैं, 7th हाउस में बैठने वाले प्लैनेट आरूढ़ लगन के सबसे बाधा पहुंचाने वाले प्लैनेट होते हैं। ठीक है, तो कौन से प्लैनेट कहां बैठ रहे हैं, इसकी चर्चा हम लोग कल डिटेल में करेंगे। यस सर। मानसी जी, कोई परेशानी है तो बताएं। मैंने स्लाइड बनाया है, आप लोग इसको अगर फोटो लेना चाहे ले सकते हैं। ठीक है, इसे समझने की क्यों जरूरत है। हम समाज में जन्म लेते हैं, वहीं उठते बैठते हैं, वहीं प्रतिक्रिया करते हैं, हर मोड़ पर समाज से जुड़े हुए हैं। हमारी इच्छाएं जो हैं, कामनाएं जो हैं, हम समाज में ही व्यक्त करते हैं, समाज से ही वो पूरी होती हैं। हमारे अहं की तुष्टि भी वहीं होती है। इसलिए समाज में हमारी महत्ता है, और समाज में हम जिस रूप में देखे जाते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारी छवि क्या होती है, जो भी बनती है वो छाया के साथ हमारे व्यक्तित्व में गुथ जाती है। उसी से हमारा स्टेटस बनता है, हमारा कद बनता है, और वही कद, वही स्टेटस हमें जीवन में सफलता दिलाता है। बात सब वही है। मुझे लिखने की आदत है, मैं लिख देता हूं, भविष्य में हो सकता है आप लोगों को काम आए। ठीक है, ये संवाद और संप्रेषण, इंफॉर्मेशन की बहुत बड़ी भूमिका होती है, जिस पर हम लोगों ने खासकर चर्चा की। इंफॉर्मेशन, जैसे लोग बोलता है कि एक झूठ को, जो हिटलर का सिद्धांत था कि एक झूठ को 100 बार, 1000 बार बोलो, लाख बार बोलो, वो सच हो जाएगा। तो आप किसी के बारे, अगर मोहल्ले में किसी अच्छे आदमी के बारे के पीछे 10 आदमी लग जाए और उसके बारे बुरी बातें बोलने लगे, तो वही बुरी बात धीरे धीरे लोग विश्वास करने लगते हैं। तो इंफॉर्मेशन, खासकर आज के युग में, इंफॉर्मेशन जो कि बुध और राहु का डोमेन है, बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट रखता है आपके पूरे जीवन पर। तो इंफॉर्मेशन के माध्यम से जैसी छवि बनती है, वैसा ही स्टेटस ग्रो करता है। अब कुछ लोग जीवन में बहुत सहज गति से फेमस हो जाते हैं, उनका नाम हो जाता है। कुछ लोगों को बड़ी मशक्कत करनी होती है, कोशिशों के बाद भी प्रतिफल नहीं मिलता है कुछ लोगों को। मतलब अब आपका फेमस होना या फेमस नहीं होना कौन तय कर रहा है? ये जनता तय कर रही है। जरूरी नहीं है कि हर फिल्मी एक्टर जो फेमस हो गया, जो सुपरस्टार बन गया, वो एक्टिंग में बहुत अच्छा ही हो, और हर वो एक्टर जो नहीं बन पाया वो एक्टिंग में खराब ही हो। जैसे मान लीजिए आप मनोज बाजपेयी को ले लीजिए, वो कहीं से एक्टिंग में खराब नहीं है। ऑफ कोर्स वो बड़ा एक्टर है, लेकिन वो कभी भी सलमान खान या शाहरुख खान या आमिर खान या अमिताभ बच्चन के स्टेटस को नहीं छू पाएगा।
एक्टिंग की उसकी हर लोग सराहना करेंगे, उसके एक्टिंग की हर लोग सराहना करेंगे, लेकिन उस स्टेटस को वो नहीं छू पाएगा कभी भी। तो ऐसी बहुत परिस्थितियां होती हैं। आपके ज्ञान की हर लोग तारीफ कर सकते हैं, बहुत लोग तारीफ कर सकते हैं, लेकिन आप उस तरह से ज्ञानी के रूप में जाने नहीं जाएंगे। ये आपका आरूढ़ लगन तय करेगा। हो सकता है कोई अल्प बुद्धि, आपसे बहुत कम जानने वाला व्यक्ति ज्ञानी के रूप में जाना जाए, ये उसका आरूढ़ लगन है। हाँ बताइए। सर एक बार वो चार्ट दोबारा शेयर कर देंगे? मैंने तो कोई चार्ट ही नहीं शेयर किया आज शुरू में था ना सर लगन, और फिर 6 सर्कल में वो बनाए हुए थे। अच्छा। हाँ बिल्कुल करेंगे, वो आप ही लोगों के लिए। अरे ये सब तो ऐसे ही आप भी बना सकती हैं। लगन क्या है? आत्मा, व्यक्तित्व, सोच, आंतरिक घटना, आंतरिक निर्मिति, प्रकाश, प्रतिक्रिया। 20 शब्द इसमें हम भी जोड़ सकते हैं, आप भी जोड़ सकती हैं। आप लोग कहें तो मैं इसका इस पीपीटी का वो बना के भेज दूं, पीडीएफ बना के भेज दूं, या आप लोग क्लिक कर लीजिए इसको। सर हमने लिख लिया सब। हाँ ठीक है, आगे चलें। हाँ जी। तो अब यह है कि आरूढ़ क्या हो गया? जिस पर हम सवार हैं। यानी हम समाज के सामने जा रहे हैं तो किस चीज पर बैठकर जा रहे हैं? आप अपने पड़ोसी के यहाँ, आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ स्कूटर पे जाइए, आप वैगन आर में जाइए, आप मर्सिडीज में जाइए, आपको अलग अलग इज्जत मिलेगी। आपको अलग अलग इज्जत मिलेगी। आप नोट कर लीजिए इस बात को। हर लोग कृष्ण नहीं होता है जो पैदल फटे हाल आए सुदामा को बैठाकर उनके चरण धोए, पग पछाड़े। तो अब इस पेज में मैंने लिखा है, मैंने बनाया है कि कैसे निकालते हैं इसको, जो अभी हम लोगों ने प्रैक्टिकली किया, तो इसको अब दोहराने की जरूरत नहीं है। ये आप लोग ले लीजिए तो भविष्य में कभी काम आएगा रिवीजन में। कैसे निकालते हैं आरूढ़ लगन, ठीक है। तो अब आरूढ़ लगन को लेके कि इसकी जरूरत क्या है, आरूढ़ लगन है क्या, इसको देखने की, समझने की जरूरत क्या है, और इसको निकालते कैसे हैं, इस पर अगर कोई चर्चा करनी हो, कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो, तो हम लोग बात करें। सर एक प्रश्न है दिमाग हाँ, में हाँ। कि जैसे आरूढ़ लगन है कि समाज हमारे बारे में क्या सोचता है ये बताता है। तो कई बार क्या होता है, एक व्यक्ति के बारे में एक विशेष वर्ग अलग तरीके से सोचता है और दूसरा विशेष वर्ग अलग तरीके से सोचता है। तो ये क्यों होता है? आरूढ़ लगन के हिसाब से तो फिर सबको एक जैसी सोच रखनी चाहिए उसके बारे में। देखिए, ये आप जो बात कर रही हैं वो समर्थक और विरोधी की बात है।
ये सर, बात हर परिवार में भी ऐसे ही होता है कि हमारे 4 रिश्तेदार हमारे बारे में अलग सोचते हैं, 4 अलग सोचते हैं। बिल्कुल। तो अब कौन से रिश्तेदार सोचते हैं ऐसा, कौन से रिश्तेदार सोचते हैं? हम लोग उन रिश्तेदारों को देखने की कोशिश करेंगे उसी आरूढ़ लगन से। अगर अगर हमारे बड़े भाई मेरे बारे अच्छा सोचते हैं और मेरा छोटा भाई मेरे बारे बुरा सोचता है, ठीक है, तो आरूढ़ लगन तो बन गया। अब उसमें आप देखने की कोशिश कीजिए कि बड़े भाई का प्लैनेट और बड़े भाई का भाव कौन सा है, बताइए। 11th हाउस। 11th हाउस ग्रह कौन सा है? जैसे शुक्र। हमारे में जो है सूर्य आया हमारी जुपिटर, कुंडली में। कारक 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 जुपिटर, जुपिटर। जुपिटर। छोटे भाई का हो गया मंगल, मंगल, हाउस 3rd। 3rd। छोटी बहन का हो गया हाउस 3rd, कारक बुध। तो अब आप देखिए कि 11th हाउस इस आरूढ़ लगन में जो कि आपके बारे सोचा जा रहा है, इस आरूढ़ लगन में 11th हाउस और आपके बड़े भाई का कारक क्या बोल रहा है। एक तो ओवरऑल हो गया, एक तो ओवरऑल हो गया कि भाई आपके बारे जनरल पब्लिक परसेप्शन क्या है, जनरल पब्लिक परसेप्शन क्या है। नंबर 2, जब आपने ये स्पेसिफिक सवाल पूछा तो अब इस स्पेसिफिक में जाना पड़ेगा, आपका नौकर आपके बारे क्या सोचता है। छठा भाव देखिए, छठे के लॉर्ड को देखिए और शनि की स्थिति को देखिए। ऐसे भी अगर आपको देखना है, अपने आरूढ़ लगन को छोड़ दीजिए, आरूढ़ लगन को 1 मिनट भूल जाइए। अगर हमको अपने छोटे भाई बहन के बारे देखना है तो हम क्या देखेंगे? 3rd हाउस देखेंगे, 3rd लॉर्ड देखेंगे, प्लस मंगल देखेंगे, ठीक है। अब यही चीज हम आरूढ़ लगन में भी देखेंगे, वहां पर वो सोच को दर्शाएगा। आरूढ़ लगन मेरे बारे सोच को दर्शा रहा है, तो इन्हीं चीजों को हम देखेंगे आरूढ़ लगन में। तो वो उस व्यक्ति के अंदर मेरे प्रति सोच क्या है, इसको दर्शाएगा। 7th हाउस में बैठा ग्रह आरूढ़ लगन में सबसे एक ऑब्स्टेकल का काम करता है। तो ऑन ए लाइटर नोट और ऑन ए सीरियस नोट, जो भी समझा जाए, सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल जीवन में स्पाउस होता है। कई बार ये ऑब्स्टेकल निगेटिविटी की तरफ ले जाता है, कई बार ये ऑब्स्टेकल आपको ऊंचाई की तरफ ले जाता है। सर अगर कोई ग्रह हो ही ना उसमें 7th में तो अच्छा है, नहीं अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। तो यानी कि जो दिखता है वही बनता है, मनोभाव का इसमें कोई रोल नहीं है। जो दिखता है नहीं, मनोभाव किसके मनोभाव का? सर जैसा कि ये था ना कि आरूढ़ लगन में जो प्लेसमेंट होगी, समाज हमको उस तरीके से देखता है, यानी समाज को जो दिखता है ऊपर से वही वो देखता है, इसमें मनोभाव का कोई रोल नहीं है। समाज को जो दिखता है उसी के हिसाब से वो परसेप्शन बनाता है। अब भाई अगर हम लोग सपोर्टर्स की बात करें तो कोई आदमी कितना भी बोले कि आलू डालो सोना निकलेगा, उसके लिए वो भगवान है, ठीक है। सर यानी यहाँ पे तो पद की महत्ता हुई, यानी कि समझ लीजिए कि कोई इंसान
सर ये समझिए कि अमीर है, ठीक है, हर तरह से वो पद प्रतिष्ठा वाला है, लेकिन एक मिडिल क्लास वाला जो भी बंदा है सर, उसके इमोशंस अच्छे हैं तो उसको कैटेगराइज नहीं किया जाएगा। हाँ, उसमें बहुत बार ये होता है, बहुत बार ये होता है कि भाई व्यक्ति बड़ा सज्जन है, लेकिन उसको सज्जन के रूप में लोग नहीं समझ पाते हैं। व्यक्ति बड़ा विद्वान है, लेकिन उसको उसकी विद्वता की कद्र, लोग बोलते हैं ना कि विद्वता की कद्र नहीं है, मतलब लोग उसको विद्वान नहीं समझ रहे हैं। यानी कि इसमें पद और प्रतिष्ठा को ही काउंट किया जाता है, उसको भी काउंट किया जाता है। कल हम लोग बात करेंगे कि आरूढ़ लगन में जो ग्रह के प्लेसमेंट होते हैं वो किस तरीके से देखे जाते हैं, किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से जीवन को प्रभावित करते हैं। तो मुझे लगता है कि आरूढ़ लगन क्यों, ये क्लियर हो गया, प्लस आरूढ़ लगन निकालते कैसे हैं ये भी क्लियर हो गया। जी सर। ठीक है, तो कल हम लोग 9:30 बजे मिलते हैं, ठीक है, और इसकी डिटेल चर्चा करेंगे। धन्यवाद। नमस्ते सर। नमस्ते।